नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। कोरोना महामारी से लोगों का हाल बेहाल है। जो मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं उन्हें अटैक की शिकायत है। अब ज्यादातर कोरोना मरीजों की हार्ट अटैक से मौत हुई है, लेकिन बड़ा सवाल पोस्ट कोविड मरीजों को आखिर ये अटैक क्यों हो रहा है, ये बताने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टरों का एक खास पैनल रहेगा। तो अगले 1 घंटे तक आप हमारे फोन नंबर 0116136272 पर फोन करके सीधे देश के इन बड़े डॉक्टर से बात कर सकते हैं। आपको करना सिर्फ इतना है कि आप हमारे इन फोन नंबर्स पर कॉल करें और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो उसको आप बेहिचक पूछ सकते हैं, जिसका जवाब आज यहां पर मौजूद डॉक्टर्स का एक पैनल आपको देगा। तो पोस्ट कोविड जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं या फिर पोस्ट कोविड के बाद जो समस्याएं हो रही हैं, क्योंकि ज्यादातर मरीजों के अंदर ये देखा जा रहा है और अब ऐसे में जो जान गंवाने वाले मरीज हैं उसमें भी बड़ी तादाद ऐसे मरीजों की है जो कि हार्ट से संबंधित या हार्ट अटैक की वजह से मौत का शिकार हुए हैं। तो ऐसे में आज डॉक्टर हमारे साथ रहेंगे जो कि आपको ये बताएंगे कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों हार्ट अटैक की वजह से पोस्ट कोविड वाले पेशेंट्स उनकी डेथ हो रही हैं। ख्याल आपको अपना कैसे रखना है अगर आपको हार्ट से जुड़ी हुई या उससे संबंधित कोई परेशानी है तो, और इसके अलावा भी इन जनरल अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आपको हैं पोस्ट कोविड यानी कि कोरोना से रिकवर होने के बाद अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो आप हमारे इन फोन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। इस पर आप तुरंत फोन करें। देश के बड़े डॉक्टरों का पैनल जो कि हमारे साथ रहेगा आपकी उस शंका का समाधान करेगा, आपके सवाल का जवाब देगा। तो जुड़े हमारे साथ इंडिया न्यूज की ओपीडी में। अपने मन में कोई भी सवाल कोरोना से संबंधित या कोरोना से रिकवर होने के बाद यानी कि पोस्ट कोविड अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप उसको पूछ सकते हैं। नंबर आप देख सकते हैं, लगातार आपकी स्क्रीन पर ये नंबर चल रहे हैं और इन नंबरों पे कॉल करके देश के बड़े डॉक्टरों के पैनल के साथ आप अपनी उस समस्या का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इंडिया न्यूज हर रोज आपके लिए ये ओपीडी इसीलिए लेकर आता है ताकि आप घर बैठे डॉक्टरी सलाह पा सकें और डॉक्टर के बताए हुए उस सलाह के आधार पर आप अपना ट्रीटमेंट कर सकें या उस सलाह के आधार पर आगे आप किसी और डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं ताकि किसी और तरह की समस्या से आपको दो चार ना होना पड़े, क्योंकि ये एक बहुत गंभीर समस्या है खासतौर से उन मरीजों के लिए जो कि कोविड से अभी रिकवर हो रहे हैं। और ऐसे में ख्याल रखना अपना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ जैसा कि इंडिया न्यूज और ITV नेटवर्क लगातार आपसे अपील करता है कि आप किसी भी तरह से बिना डॉक्टरी सलाह के कोई दवाई ना खाएं, उसका सेवन ना करें। अगर आपको कोई सिम्टम्स हैं तो आप अपना तत्काल टेस्ट करवाएं। पॉजिटिव भी अगर आप आते हैं तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर के साथ संपर्क में रहें और डॉक्टर के बताए हुए प्रिस्क्रिप्शंस के आधार पर ही आप अपना उपचार करें। डॉक्टर क्या कह रहे हैं उनको ध्यान से सुने और उसी के आधार पर आप अपनी जो दवाइयां हैं या जो डॉक्टर आपको बता रहा है उस आधार पर आप अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं या करवा सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कोविड के पेशेंट्स के अंदर अलग अलग तरह के अलग अलग सिम्टम्स हैं और इसलिए सबका एक ही इलाज नहीं हो सकता है। बहुत जरूरी है कि आप डॉक्टर के संपर्क में लगातार रहें और इसलिए इंडिया न्यूज ये मुहिम लगातार चला रहा है। तो इंडिया न्यूज की ओपीडी में हम वापस लौटेंगे, लेकिन इस बीच आपको सीधे सिद्धार्थनगर ले चलते हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरे पर हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। कमिश्नरी स्तर पर समीक्षा बैठकें की। कमिश्नरी स्तर की समीक्षा बैठक में प्रत्येक जनपद में चलने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी लेना। यद्यपि मैं प्रदेश के अंदर हम लोगों की टीम 9 की बैठक निरंतर होती है, इन चीजों पे हम गतिविधियां वहां पर हर जनपद में होने वाली गतिविधियों की समीक्षा करते हैं, लेकिन जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि गांव में बहुत ज्यादा संक्रमण फैल गया है और तमाम अन्य प्रकार की बातें, इसलिए फील्ड में मुझे स्वयं उतरना पड़ा था। हमारे मंत्रीगण प्रभारी जनपदों में जा रहे हैं, वहां पर उनके द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। प्रशासनिक टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम, कोरोना वॉरियर्स, स्वयंसेवी संगठन और हर तबके का व्यक्ति पूरी मजबूती के साथ इस महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में बढ़ चढ़ करके भाग ले रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना की फर्स्ट वेव में देश को कुछ मंत्र दिए थे। कोरोना पॉजिटिव को ट्रेस करना,
समय से उसका टेस्ट करना, उसको ट्रीटमेंट उपलब्ध करवा देना। उत्तर प्रदेश ने इसके लिए व्यापक पैमाने पर अभियान चलाया और उस व्यापक पैमाने पर जो अभियान चलाया उसका परिणाम हमारे सामने है। हम लोगों ने अब तक 4 करोड़ 80 लाख से अधिक टेस्ट संपन्न किए हैं। प्रदेश के अंदर जो आशंका व्यक्त की जा रही थी सेकेंड वेव में कि 10 मई के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर 30 लाख से अधिक एक्टिव केस होंगे, स्थिति भयावह होगी, अनियंत्रित होगी। कोविड प्रबंधन का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उत्तर प्रदेश ने, जहां पर आशंका व्यक्त की जा रही थी कि 30 लाख से ज्यादा एक्टिव केस प्रदेश में होंगे, स्थिति अनियंत्रित होगी, आज उस उत्तर प्रदेश में मात्र 58,000 एक्टिव केस कोविड के रह गए हैं। पॉजिटिविटी रेट उत्तर प्रदेश की 95% से अधिक हो गई है और पॉजिटिव रिकवरी रेट 95% से अधिक और पॉजिटिविटी रेट निरंतर डाउन है। अगर आज की हम देखेंगे तो 1 के आसपास है और ओवरऑल हम देखेंगे तो पॉजिटिविटी उत्तर प्रदेश के अंदर 3 के आसपास बनी हुई है। यानी पॉजिटिविटी रेट को कम करना और रिकवरी रेट को बढ़ाना इस पूरे अभियान का हिस्सा था और हम लोगों ने उसमें सफलता प्राप्त की। आज उसका परिणाम है कि हर एक जनपद में टेस्ट की क्षमता बढ़ाई जा रही है। आज ही यानी कल उत्तर प्रदेश में 3,56,000 से अधिक टेस्ट हुए। आज 3,47,000 से अधिक टेस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं। टेस्ट की क्षमता को निरंतर बढ़ाया गया। निगरानी समितियां गांव-गांव जा रही हैं, स्क्रीनिंग का काम कर रही हैं, हर लक्षण युक्त व्यक्ति को मेडिसिन किट वितरित कर रही हैं। आरआरटी की टीम अगले 24 घंटे के अंदर उन सभी लोगों का एंटीजन टेस्ट कर रही है। संदिग्ध लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए सैंपल इकट्ठे किए जा रहे हैं और उसका एक व्यापक परिणाम सामने आया है कि पिछले 26-27 दिन में जो एक्टिव केस थे या 82 से लेकर 85% तक इसमें गिरावट आई है और निरंतर कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण करने की दिशा में सरकार ने आगे कदम बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि एक दिन में यहां 25 अप्रैल के बाद से लेकर के और मई में 1 लाख केस प्रतिदिन आएंगे। आज के जो आंकड़े हैं मात्र 3,200 पॉजिटिव केस उत्तर प्रदेश में आए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में आए हैं। यानी हम लोगों का जो अभियान है वो सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है और इसीलिए कमिश्नरी स्तर की समीक्षा बैठकों के बाद अब मैं जनपद स्तरीय समीक्षा बैठकों के लिए निकला हूं। कल मैंने देवरिया और कुशीनगर जनपद की समीक्षा बैठक ली थी। आज मैं सिद्धार्थनगर और बस्ती जनपद की समीक्षा बैठकों के साथ साथ कोरोना प्रबंधन के साथ साथ इन जनपदों में हम लोग कैसे इंसेफ्लाइटिस से बचाव और अन्य वेक्टर बॉर्न डिजीज से भी बचाव के लिए क्या अन्य उपाय हमें करने हैं, क्योंकि पिछले 4 वर्षों के दौरान जो उपाय किए गए हैं उसके परिणाम आए हैं। उस पर आगामी रणनीति को तय करने के लिए भी आज मैं इन सभी जनपदों के भ्रमण में हूं, क्योंकि इंसेफ्लाइटिस की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो गोरखपुर, बस्ती, कमिश्नरी सबसे संवेदनशील है। सबसे अधिक इंसेफ्लाइटिस से जुड़े हुए पेशेंट इन्हीं जनपदों में हैं और इसीलिए भारत सरकार के सहयोग से 4 साल पहले हम लोगों ने हर मेडिकल कॉलेज में पीकू का निर्माण किया था। हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पीकू का निर्माण हुआ। कुछ सीएससी में भी मिनी पीकू का निर्माण हुआ। ये मिनी पीकू हमारे लिए या पीकू पीडियाट्रिक आईसीयू ये हमें वर्तमान में कोरोना में भी ये उपयोगी हो रहे हैं बच्चों के लिए, 3rd वेव में भी उपयोगी होंगे और इंसेफ्लाइटिस के उपचार में भी होंगे। ये सभी कार्यक्रम लगातार सरकार की तरफ से सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। हमें जहां प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को बचाना है, इसमें समय से उसके उपचार के लिए मेडिसिन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था हो, उसके टेस्ट की व्यवस्था हो या फिर हॉस्पिटल में भी अच्छा ट्रीटमेंट उसे मिल सके, इस प्रकार की व्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य हो, या फिर वैक्सीन का कवर उसे उपलब्ध करवाने का।
जनपद सिद्धार्थनगर में 1 जून से 18 से 44 वर्ष की आयु के सभी लोगों को भी वैक्सीन उपलब्ध होगा। और वैक्सीन में भी हम लोगों ने कुछ तय किए हैं। जो थर्ड वेव की आशंका व्यक्त की जा रही है कि बच्चों पर इसका अटैक ज्यादा हो सकता है, हम लोगों ने अभी हर जनपद में पीको के गठन की कार्रवाई शुरू की है। सिद्धार्थनगर जनपद में हर विधानसभा में सीएससी, एक सीएससी में कम से कम एक मिनी पीको का निर्माण हो, इसके बारे में भी यहां पर जिला प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। मेडिसिन किट हर जनपद में उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हम बच्चों के लिए भी करने जा रहे हैं, जिससे समय पे उपचार की व्यवस्था हो सके, लेकिन समय पे उन्हें किसी हॉस्पिटल में या नजदीक के इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर में भी ये सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, इसकी भी हमारी साथ साथ तैयारी चल रही है। चूंकि थर्ड वेव की आशंका बच्चों पे व्यक्त की जा रही है, हमें नहीं बोलना चाहिए कि यह कामकाजी वर्ग है। 12 वर्ष से नीचे के बच्चों के जो भी अभिभावक हैं, ये कामकाजी वर्ग है। अपनी नौकरी के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपने अन्य काम धंधों के लिए उनको घर के बाहर निकलना पड़ता है। और इसलिए सरकार ने तय किया हर जिले में अभिभावक स्पेशल बूथ हम गठित करेंगे, जहां पर ऐसे लोगों को हम वैक्सीन प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करा सकें। अभिभावक अगर सुरक्षित है तो बच्चा भी सुरक्षित है, उसको भी सुरक्षित रखने की तैयारी है। हम उसकी व्यवस्था भी करेंगे, लेकिन अभिभावक को भी सुरक्षित रखेंगे। दूसरा, हमने तय किया है कि न्यायिक अधिकारियों को भी हम इससे कवर करेंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी कुछ बूथ बनाएंगे, शिक्षकों के लिए भी कुछ बूथ बनाएंगे, और मीडिया के लिए भी हर जनपद में एक बूथ का गठन होगा, जहां मीडिया और मीडिया से जुड़े हुए उनके परिवार के सदस्य वैक्सीनेशन का लाभ उठा सकें। इस प्रकार का एक कार्यक्रम चल रहा है। उत्तर प्रदेश ने अब तक सर्वाधिक वैक्सीन भी दिया है। हम लोग 1,80,00,000 से ऊपर लोगों को वर्तमान में वैक्सीन दे चुके हैं, और यह अभियान हमारा निरंतर आगे बढ़ रहा है। मेरी आप सबसे भी अपील है कि हम लोग जनता को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए जरूर प्रेरित करें। मास्क लगाना, 2 गज की दूरी का पालन करना। अगर कहीं कोई शिकायत है, बुखार है, सर्दी जुकाम है, खांसी है, निगरानी समितियां जा रही हैं, मोहल्ला समितियां जा रही हैं, उनसे संपर्क कर रही हैं, तो बीमारी को छुपाना है। मेडिसिन किट ले लें, अपना टेस्ट जरूर करवा लें। टेस्ट कराने से कोई भागे ना, और इसमें आप लोग बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। दूसरा, वैक्सीन के बारे में किसी भी प्रकार की कोई गलतफहमी और कोई भ्रामक प्रचार किसी को नहीं करने देना चाहिए। यह वैक्सीन सुरक्षा कवच प्रदान करता है व्यक्ति को, इसलिए वैक्सीन हर व्यक्ति जरूर लगाए। इसके बारे में फ्री में यह वैक्सीन है, और ये फ्री में दी जाने वाली इस वैक्सीन को हर व्यक्ति लगा सके, इसके लिए हमें हर व्यक्ति को जागरूक करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। आज के इस अवसर पर मुझे आप सबसे यही अपील करनी थी। सिद्धार्थनगर जनपद में यहाँ के जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में, स्वास्थ्य मंत्री जी का स्वयं का गृह जनपद है, और यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, कोरोना वॉरियर्स को प्रोत्साहित करते हुए बेहतर परिणाम दिया है। पॉजिटिविटी रेट को नीचे करने और रिकवरी रेट को बढ़ाने में इन्होंने अच्छा काम किया। इसलिए मैंने यहाँ के गांव में भी, और एक सीएससी का भी मैंने स्वयं भ्रमण किया, वैक्सीनेशन सेंटर का भी मैंने निरीक्षण किया। हर एक प्रकार से हम लोग बीमारी, चाहे वह कोरोना हो या किसी भी प्रकार की है, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, इस पर सरकार, केंद्र और प्रदेश सरकार का पूरा फोकस है, और उसी दिशा में प्रयास प्रारंभ हो रहा है। धन्यवाद जी।
तो चलिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, सिद्धार्थनगर पहुंचे हुए थे, जहां पर कोविड की समीक्षा के दौरान उन्होंने तमाम महत्वपूर्ण बातों को भी कहा है। चलिए अब एक बार फिर से इंडिया न्यूज की ओपीडी में लौटते हैं। तमाम डॉक्टर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय पहले मैं आपके साथ करवा देता हूं, फिर ओपीडी की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर पूर्णिमा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, एमडी फिजिशियन हैं। डॉक्टर पूर्णिमा जी, बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर अवधेश वशिष्ठ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर अवधेश वशिष्ठ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर अवधेश वशिष्ठ जी, आज की ओपीडी की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, चूंकि आज मैं थोड़ा चाह रहा था और आज की हमारी ओपीडी का विषय भी यही है। पोस्ट कोविड वाले जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर ज्यादातर ये देखा जा रहा है कि जो मौतें हुई हैं या फिर बाद में जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं वो चेस्ट से रिलेटेड हैं। इसको किस तरीके से देखा जाए और इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? हमको अर्ली मॉनिटरिंग में कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है? मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा अगर आप इसको समझाते चलें। देखिए, एक तो चीज ये है कि जैसे हम कोविड से जो पेशेंट रिकवर्ड हो रहे हैं, पोस्ट कोविड उनमें सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांस ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी इम्यूनिटी कम है। तो ऐसे पेशेंट्स में बेसिकली अदर बैक्टीरिया, अदर वायरस, कोई फंगस इजीली अटैक कर दे रहा है। तो इसको बोल रहे हैं सेकेंड हिट। यदि पेशेंट को सेकेंड हिट हो रहा है तो अर्ली स्टेज में ही उसको पिक करना जरूरी है। जैसे पेशेंट ठीक हो गया, पेशेंट ठीक होने के बाद उसको अगेन कफ स्टार्ट हो गया, फीवर स्टार्ट हो गया, स्पूटम प्रोडक्शन आने लगा, उसको चेस्ट टाइटनेस फिर से होने लगी, तो ये सेकेंडरी हिट के साइन है। वो सेकेंडरी हिट कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल, फंगल, अदर कोई भी पैरासाइट हो सकता है। तो यदि पोस्ट कोविड से रिकवरी के बाद कुछ ऐसे सिम्टम आ रहे हैं तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करेंगे। एक तो ये है इन्फेक्शन का पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इसमें कि जैसे पोस्ट कोविड इन्फ्लामेशन रह जाता है, मतलब थोड़ा सा सूजन सांस की नलियों में रह जाता है। तो हमारा उससे हम सीआरपी लेवल से देखते हैं। यदि हमारा सीआरपी बिलो 8 नहीं आया है, नॉर्मल रेंज में नहीं आया है, तो ये हमें बहुत सारी चीजों के लिए थोड़ा रिस्क फैक्टर है। जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए रिस्क फैक्टर है, सेरिब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट के लिए, सीवीए के लिए रिस्क है, और अदर जो हमें जीआई प्रॉब्लम, लीवर, किडनी से संबंधित जो भी चीजें हैं, इट मीन्स कि इन्फ्लेमेशन तो चल रहा है। जी जी जी। जब तक सीआरपी या हमारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स नॉर्मल नहीं हो जाते पोस्ट कोविड, हमें अपने डॉक्टर से रेगुलरली विजिट में रहना चाहिए। ठीक है, ये दो चीजें मैं बता। जी जी जी, बिल्कुल। डॉक्टर पूर्णिमा जी, एक चीज मैं आपसे यहां जानना चाहूंगा, खासतौर से अगर मैं हार्ट पेशेंट्स की बात करूं, इनका रेशियो भी बहुत ज्यादा है और खासतौर से हम लोगों ने देखा है कि हार्ट वाले जो मरीज हैं उनको भी पोस्ट कोविड बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं और डेथ भी कुछ इस तरीके की रिपोर्ट की गई हैं। हार्ट के जो स्पेसिफिक पेशेंट्स हैं वो अपना क्या ध्यान रखें, उनको क्या करना चाहिए अगर वो रिकवर हो चुके हैं या कोविड से भी अगर जूझ रहे हैं, तो ख्याल किस बात का रखना है? मैं चाह रहा हूं इस विषय को थोड़ा सा आप समझाएं। आयुष जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया शो में आमंत्रित करने के लिए। और जैसा कि आपने हार्ट पेशेंट्स के बारे में बात की, उनके बारे में जो स्पेसिफिकली आपने देखा होगा, काफी लोग कार्डियक अरेस्ट से भी मौतें हो रही हैं। द रीजन भी कि आपका जो टेस्ट कराते हैं, लोगों को पूरी प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है। उसमें एक डी डाइमर करके टेस्ट होता है, वो ये इंडिकेट करता है कि आपका ब्लड कितना थिक हो रहा है या बॉडी में कितना आपका इन्फ्लेमेशन है। उसकी वैल्यू अगर जितना ज्यादा होती जाती है तो ब्लड में क्लॉटिंग की संभावना उतनी ज्यादा होती है। आपकी हार्ट में जितनी भी आर्टरीज हैं, अगर बिग आर्टरी से क्लॉट पास होके निकल गया तो देन इट्स वेल एंड गुड, बट अगर वो किसी छोटी आर्टरी में फंस जाता है तो एम्बोलिज्म के कारण जल्दी कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक से ज्यादा मौतें हो रही हैं। तो आपने पूछा कि इससे बचाव का क्या तरीका है। इससे बचाव का तरीका ये है कि आप अपने प्रॉपर टेस्ट अपने डॉक्टर की निगरानी में कराते रहें, जितने भी इन्फ्लेमेटरी मार्कर हैं वो सारे कराते रहें। और अगर ब्लड थिक हो रहा है तो ब्लड थिनर एजेंट्स हैं काफी अवेलेबल, आप इंजेक्शन भी ले सकते हैं, आपके डॉक्टर आपको ओरली भी उससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सो दैट आपका ब्लड थिन रहे और आपको हार्ट में कोई इश्यू ना आए या आपको हार्ट अटैक जैसा इश्यू ना हो। और साथ साथ आप अपना ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम भी
बहुत माइनर सी चीज है, लोग ध्यान नहीं देते हैं, बट वो भी टाइम टू टाइम चेक होते रहना चाहिए कि आपका ब्लीडिंग टाइम क्या हो रहा है, इसका क्लॉटिंग टाइम क्या हो रहा है। दैट इज ऑल्सो अ वेरी स्मॉल बट इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो हार्ट वालों के लिए तो मैं यही कहूंगी कि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उनका, कि उनको ये ध्यान रखना है अपने हार्ट के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर अवधेश जी, मुझे एक चीज डॉक्टर अवधेश जी, एक चीज मैं और थोड़ा सा आपसे समझना चाह रहा हूं, ये पोस्ट कोविड वाले जो पेशेंट्स हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि कोरोना से तो वैसे भी लोगों ने जंग लड़ी, जीते, बहुत सारी चीजें उसके पीछे काम करती रही और आप लोगों का भी बड़ा सहयोग है कि लोग इस स्थिति में आए कि उससे बाहर निकल पाए। लेकिन पोस्ट कोविड ये कॉम्प्लिकेशंस हो क्यों रहे हैं, थोड़ा सा अगर इसको आप समझा पाएं, और क्या हम इसको ये मान के चलें कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे साथ रहेंगी, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा उसको जाने में, उसमें घबराने की या पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कोई अगर सिम्टम्स ऐसा है जो आपको लग रहा है कि बड़ा अनयूजुअल है, उसको आप बता सकते हैं कि इसको हमको बड़ा माइन्यूटली वॉच करना है, क्योंकि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन बहुत रिपोर्ट हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ये मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूं आपसे। बात बता चुका था एक बार। जो पोस्ट कोविड है, हमारा एक तो इम्यून सिस्टम बहुत इंटॉलरेंट हो जाता है, मतलब इम्यून सिस्टम हमारा रेस्पॉन्स नहीं करता है चीजों को। साथ में हम स्टेरॉइड भी यूज करते हैं, इसमें स्टेरॉइड से भी हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो अभी इम्यूनिटी हमारी बनने में टाइम लगता है। IgM एंटीबॉडी जैसे 7 डेज के बाद बनेगी, IgG एंटीबॉडी 2 to 3 वीक के बाद बनेगी। तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक है। अभी वीक इम्यून सिस्टम के ऊपर हमारा जो सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस है, हमारे देश में गरीब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो इसमें ट्यूबरकुलोसिस है, एक फंगस है, और दूसरे अदर लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से होने वाली इन्फेक्टिव बीमारियां हैं। GI गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो इन्फेक्शन है वो बहुत ज्यादा है। पानी साफ नहीं मिलता है हमारे देश में लोगों को। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो कि लो इम्यून सिस्टम वाले लोगों के लिए एक इन्फेक्शन का सोर्स है। तो अभी जैसे पेशेंट रिकवर कर गया है कोविड से, फिर उसके बाद जो दूसरे बैक्टीरिया और वायरस और कीवी, फंगस, ये सब चीजें आ सकती है पेशेंट के अंदर। तो हमें जैसे अपने डॉक्टर के संपर्क में बने रहना चाहिए। यदि हमें लग रहा है न्यू सिम्टम कोई डेवलप हो रहे हैं, जैसे पेशेंट पहले ठीक हो गया था लेकिन अगेन फीवर आने लगा, पेशेंट ठीक हो गया था, कफ और कफ के साथ में एक्सपेक्टोरेंट आने लगा, स्पुटम आने लगा, और पेशेंट को अननेसेसरी मैलेज, फैटिग होने लगा, तो पेशेंट को घर में ऐसे बैठे नहीं रहना कि भाई चलो डोलो खा लूंगा, अपनी पैरासीटामोल ले लूंगा, डॉक्टर साहब ने बताई थी, कभी भी आए तो ले लूंगा। तो तुरंत ही संपर्क करना है। हम उनका सीरियल टेस्ट एक्सरे करके देख सकते हैं कि कोई न्यू शैडोज तो नहीं आ रही है, कोई अदर कोई बैक्टीरिया या कोई अदर कोई इन्फेक्शन, निमोनिया अगेन दोबारा से तो अटैक नहीं कर रहा है। दूसरा मैडम ने बताया है, मैडम ने बताया कि इसमें थ्रोम्बस बनने की प्रॉब्लम बहुत होती है, क्योंकि जब इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा बॉडी के अंदर, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो क्लोटिंग सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, जो हमारे क्लोटिंग पाथवे हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उसमें क्लोट बनने की जो संभावना है इन्फ्लेमेशन की प्रेजेंस में, वो भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो यदि अदर कोई इन्फेक्शन भी इन्फ्लेमेशन कर रहा है तो वो भी क्लोटिंग को बढ़ा देगा। अभी कोविड नहीं है, अगर कोई इन्फेक्शन लगा है उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है, CRP बढ़ गया है, तो वो भी क्लोटिंग की चांस को बढ़ा देगा। तो कार्डियक इवेंट और अदर वास्कुलर संबंधी प्रॉब्लम जो है, कुछ पेशेंट मैंने देखे उनके हाथ और पैरों में जो वेसल्स है ना, वेसल्स के अंदर भी क्लोट फंसे हैं। कुछ है पोस्ट कोविड TBA लेके आ रहे हैं, कुछ है पोस्ट कोविड MI लेके आ रहे हैं, कुछ पोस्ट कोविड किडनी फेल में जा रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है कोविड की वजह से नहीं है, सेकेंडरी अब हिट हो जा रहा है, कोई दूसरा इन्फेक्शन लग जा रहा है। जैसे कोविड में पेशेंट भर्ती था, उसको पोलिश डला हुआ था या कैनुला लगा हुआ था, उससे संबंधित कोई कॉम्प्लिकेशन बैक्टीरिया है वहां से लग गया, या पेशेंट घर जाने के बाद स्टेरॉइड पे ही चल रहा है, वो अपनी दवाइयां चेंज नहीं करवा रहा है, स्टेरॉइड खाए जा रहा है, तो इसको तो अपने डॉक्टर से संपर्क करके ही सारी आगे नहीं। लेकिन डॉक्टर अवधेश जी, इसी में मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, चूंकि ये भी आजकल एक बहुत बड़ा विषय बना हुआ है, खासतौर से ब्लैक फंगस या उससे रिलेटेड जब हम लोग व्हाइट फंगस या येलो फंगस, वो तमाम तरीके के फंगस का जिक्र जो आजकल हो रहा है। अवधेश जी, आपने ये कहा कि चूंकि कोविड वाले जो पेशेंट होते हैं उसमें ज्यादातर ऐसे होते हैं कि आपकी इम्यूनिटी उससे सीधे तौर पर इफेक्टेड होती है।
अगर आपकी इम्यूनिटी इफेक्टेड है, और जहां तक मेरी जानकारी, चूंकि आप लोगों के साथ मैं रोज बैठ रहा हूं, बहुत सारे डॉक्टर्स जो बात कहते हैं उसी को मैं थोड़ा सा कोट करते हुए, इम्यूनिटी अगर आपकी वीक है तो फिर ये फंगस या फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा आपको ज्यादा बरकरार रहता है। तो क्या सिर्फ जो हाई ब्लड प्रेशर या फिर शुगर वाले पेशेंट या जिनको कोई क्रॉनिक डिजीज है वो इसकी जद में आने की संभावना ज्यादा है, या हर वो पोस्ट कोविड वाला पेशेंट, क्योंकि इम्यूनिटी अगर आपकी प्रभावित हुई है तो वो भी उसकी जद में आ सकता है? यानी कि सबको अपनी मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। अगर कुछ आपको ऐसा अनयूजुअल लग रहा है तो क्या सब लोग इसके जद में आ सकते हैं अगर इम्यूनिटी प्रभावित है तो? डॉक्टर अवधेश जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हैं। तो वो एक जुडिशियस यूज करना है हमें स्टेरॉइड का। अब जैसे मैं इधर आ रहा हूँ, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से आ रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे क्वेक्स भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो जुडिशियस यूज नहीं कर रहे हैं स्टेरॉइड का। वो इतना ज्यादा मात्रा में स्टेरॉइड लगा रहे हैं, वो लगाते ही जा रहे हैं। जो डायबिटिक भी नहीं है वो डायबिटिक हो जा रहे हैं। तो वो उनको भी फंगस का उतना ही रिस्क है जब वो डायबिटिक हो गए हैं। वो पहले डायबिटिक नहीं थे। तो एक इसमें पॉइंट जोड़ने का है, ये है कि हमें जुडिशियस यूज करना है। स्टेरॉइड का जुडिशियस यूज करना है। उन लोगों को भी फंगस हो सकता है जिन्हें डायबिटीज नहीं है, यदि वो स्टेरॉइड लंबे समय तक जुडिशियसली यूज ऐसे लेते रहेंगे विदाउट एनी प्रेस्क्रिप्शन। और अधिकतर पॉपुलेशन तो क्वेक्स के पास ही ट्रीटमेंट ले रही है। जैसे इंडिया में देखा जा रहा है सिनेरियो, इंडिया में जो क्वालिफाइड लोग हैं वहां तक बहुत कम लोग अपना इलाज लेने के लिए पहुंच पा रहे हैं। सीएससी, पीएचसी या फिर बहुत छोटे जो क्लिनिक्स, मोहल्ला क्लिनिक या फिर गलियों में जो डॉक्टर बैठे हैं उन्हीं से इलाज करा रहे हैं। ये तो सच्चाई है हमारे देश की, इससे झूठा नहीं सकते। अधिकतर इलाज वही दिख रहे हैं। हमारे पास तो एक एजुकेटेड पॉपुलेशन आ रही है, लेकिन गरीब आदमी अभी भी वहीं पे इलाज करा रहा है गली में, जिन्हें बहुत ज्यादा मात्रा में स्टेरॉइड दिया जा रहा है। ठीक है। चलिए, ये आपने बड़ी बात कही है और इसको मुझे लगता है कि बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है, और शायद ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हम लोग देख रहे हैं कि ब्लैक फंगस एक बड़ी चुनौती के तौर पर सामने आ रहा है। डॉक्टर पूर्णिमा जी, चूंकि स्टार्टिंग में आपने ये कहा, खासतौर से चूंकि स्पेसिफिकली मैंने आपसे हार्ट पेशेंट्स के बारे में पूछा, तो आपने बताया इसी से रिलेटेड कुछ सवाल हैं जो कि बहुत बार पूछे गए हैं, और अभी भी कुछ दर्शक हैं जो आपसे जानना चाह रहे हैं, खासतौर से वो हार्ट के पेशेंट जिनको अपने आप को वैक्सीनेट करवाना है। अगर वो ब्लड थिनर को यूज कर रहे हैं, नॉर्मली हार्ट पेशेंट्स को वो दिया जाता है, क्या वो वैक्सीनेट अपने आप को करवा सकते हैं? उसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, या उनको दवाइयां आगे पीछे बंद करनी है, अपने डॉक्टर से वो कंसल्ट करें? वो ये थोड़ा समझना चाह रहे हैं, अगर इस विषय को आप बता पाएं डॉक्टर पूर्णिमा जी। आयुष जी, बहुत अच्छा सवाल है। लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं वैक्सीनेशन को लेके। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वैक्सीनेशन में सिर्फ 3 कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। पहला ये, अगर पेशेंट आपका एलर्जिक रहा है, प्रीवियस हिस्ट्री उसकी एलर्जी की रही है, एलर्जी इतनी हुई हो, इतना एनाफिलैक्सिस एलर्जी हुई हो कि वो हॉस्पिटल पहुंच गए हों, तो आप अपने जो भी आपको इंजेक्शन लगवा रहे हैं, आप डॉक्टर को अपना मेडिकल हिस्ट्री दे सकते हैं कि आई हैव बीन इन एनाफिलैक्टिक एलर्जी एंड आई हैव बीन एडमिटेड टू हॉस्पिटल ड्यू टू दिस एलर्जी। पहला कॉन्ट्राइंडिकेशन। दूसरा कॉन्ट्राइंडिकेशन, अगर आपकी जो आयु है वो 18 वर्ष से कम है। तीसरा कॉन्ट्राइंडिकेशन, अगर आप प्रेग्नेंट हैं एंड लैक्टेटिंग मदर्स, हालांकि बाहर के देशों में प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स को लग रहा है इंजेक्शन, बट इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अभी इसकी मंजूरी नहीं आई है। हालांकि इंडियन गायनेकोलॉजिकल एसोसिएशन ने कहा है कि इट इज सेफ टू वैक्सीनेट द प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स टू, बट स्टिल अभी भी ये चीजें जो है अभी भी रिसर्च की ही अवस्था में है इंडिया में। तो इससे सिर्फ ये 3 कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। उसके अलावा अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, आपको थायराइड है, आप ब्लड थिनर्स पे हैं, या आपको कैंसर है, आपको HIV है, आप थायराइड हैं, आपका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, इन वट एवर कंडीशन यू आर, वैक्सीन इज टोटली सेफ। सो यू कैन अंडरगो वैक्सीनेशन। एंड आई फील मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और ऐड करना चाहती हूँ इसमें। जब पहले सरकार ने अभियान चलाया था वैक्सीनेशन में, तो आपको ध्यान होगा कि वैक्सीनेशन सेंटर्स खाली पड़े हुए थे। सरकार कह रही थी कि आप वैक्सीनेशन करवाइए, लेकिन जब ये सेकेंड वेव आया तो अचानक से लोगों को जब एकदम से काफी जो है डेथ रेट बढ़ गया, तब लोगों का एहसास हुआ कि नहीं, वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। तब फटाफट सब दौड़े वैक्सीनेशन कराने के लिए। उसमें से एक आपने यूनिवर्सिटी नाम सुनी होगी, लोग जो जिसको बहुत फॉलो करते हैं, 2 यूनिवर्सिटीज है, एक है गूगल यूनिवर्सिटी और एक है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी।
राइट। जी, तो जी। उसमें लोगों को ये ज्ञान मिला कि नहीं कोवैक्सीन अच्छी है, कुछ को ज्ञान मिला कि नहीं अच्छा चलो कोविशील्ड इज ओके, कुछ को ज्ञान मिला अरे 15 जून तक स्पुतनिक आ जाएगी वो हम लगवाएंगे। जी, जी। तो ये लोगों को बिल्कुल दिमाग से निकाल देना चाहिए, जो भी वैक्सीनेशन अवेलेबल है आपके आसपास वो आपको लगवा लेनी चाहिए। सारी वैक्सीनेशन अच्छी है, इट्स बेटर टू गेट समथिंग रादर देन कि हमको कुछ भी ना मिले। हमें कुछ तो सुरक्षा मिलेगी। जो भी आपके वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन उपलब्ध है आप वहां जाएं और अपने को जरूर वैक्सीनेशन करवाएं। एक फर्क कोवैक्सीन और कोविशील्ड का, जो लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, मैं बता देना चाहती हूँ। जो लोग कहते हैं कि कोवैक्सीन बेटर है, कोविशील्ड, बहुत प्रश्न पूछा जाता है अक्सर। कोवैक्सीन में ब्लड क्लॉटिंग की संभावना थोड़ी सी होती है एंड कोविशील्ड में ऐसा नहीं होता, लेकिन वो संभावना कितनी होती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वो किसी 1 लाख में किसी एक व्यक्ति को होती है, जो कि 0.0001% भी नहीं है, राइट। मैं कोविशील्ड की बात कर रही हूँ और कोवैक्सीन में ऐसा कोई मतलब थोड़ा सा ये रेट उससे हल्का सा, बहुत ही माइन्यूटली डिफरेंस है, हल्का सा कम है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। उतनी कभी आई नहीं है, वी आर वेटिंग। तो देश अगर अब इतनी गंभीर अवस्था से गुजर रहा है तो मेरा ये कहना है कि गो एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, वट एवर वैक्सीन यू आर हैविंग एट योर रजिस्ट्रेशन, प्लीज गो एंड गेट वैक्सीनेटेड योरसेल्फ। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि क्या 3 कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं जिसमें नहीं लग सकती हैं, अदरवाइज यू आर सेफ, यू कैन गो फॉर वैक्सीनेशन। चलिए डॉक्टर पूर्णिमा जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है और ये जो एक कंफ्यूजन या फिर जिस यूनिवर्सिटी का आपने जिक्र किया ये वाकई में इस समय बड़ी घातक है और आपने जो इस समय बेहतर तरीके से लोगों को समझाया है और डॉक्टर्स की बात पर लोग भरोसा करते हैं, मुझे लगता है कि ये वाली भी भ्रांति लोगों के मन से दूर हो रही होगी। डॉक्टर जयंत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व सीएमओ हैं। डॉक्टर जयंत मिश्रा जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। जयंत मिश्रा जी, चूंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं और खासतौर से चूंकि अभी हम लोगों ने भी चर्चा की, 2 और डॉक्टर हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उन लोगों से भी मैंने बहुत से सवाल पूछे जिसका वो जवाब अभी दे रहे थे। आपसे भी मैं थोड़ा समझना चाहूंगा, चूंकि इस समय जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो पोस्ट कोविड वाले पेशेंट्स के अंदर ज्यादा हैं, ख्याल कैसे रखें लोग, ये तो लगातार लोग बता रहे हैं, लेकिन कोई चीज ऐसी अगर आप और बेहतर इसमें बता पाएं या इसमें ऐड कर पाएं कि ये बड़ा अनयूजुअल है और हमको ये अलार्मिंग सिचुएशन के तौर पर इसको समझना चाहिए और डॉक्टर से हमको तत्काल कंसल्ट कर लेना चाहिए जाकर के, अगर हमारे अंदर इस तरीके के कोई सिम्टम्स आ रहे हैं। स्पेसिफिकली मैं पोस्ट कोविड वाले पेशेंट्स के बारे में जानना चाहूंगा, क्या बता सकते हैं आप और जयंत मिश्रा जी हमारे दर्शकों को? देखिए, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस अधिकतर तो आपके आजकल जो निकल रहा हो फंगल इन्फेक्शन हो रहा, वो भी डायबिटीज के पेशेंट में, उसके भी तमाम साइन और सिम्टम्स प्रतिदिन बताए जाते हैं कि नाक में काला होना, दर्द होना, सर में दर्द होना, आंखें में सूजन आ जाना, ये सब लक्षण हैं इसके। लेकिन इसमें जो है मेरी जो बहुत व्यक्तिगत ओपिनियन है वो ये कि जो कुछ भी कोरोना का कॉम्प्लिकेशन हो रहा वो एक्चुअली में केवल ब्लड क्लॉटिंग के कारण जो है, क्योंकि कोरोना के कॉम्प्लिकेशन कोरोना में जो होता है वो कहा गया कि इसमें ब्लड क्लॉट करता है और वो शरीर के किसी भी अंग में कहीं भी जाके क्लॉट कर सकता है। जी जी। इवन एज जो माइक्रो सर्कुलेशन जो चीजें देखी नहीं जा सकती हैं वहां भी वो जाकर के सर्कुलेट करता। और इसमें बताते हैं डायबिटीज में अधिक हो रहा और सारे फंगस जो है वो सब वातावरण में मौजूद है, इसको कोई कहीं से लाया नहीं गया। हेलो, हाँ, तो उसमें ये सारे आदमी की जैसे इम्यूनिटी कम होती है तो आदमी को समस्या शुरू हो जाती है। और इसमें जो हमारी सबसे पहली बात शुरू से ही कहते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग रोकने के लिए अगर डिस्प्रिन की गोली जो है आदमी प्रतिदिन खाए पानी में घोल कर, और वैसे भी ये 40 वर्ष के ऊपर लेनी ही चाहिए, तो मैं समझता हूं कि ये जो सर्कुलेशन की समस्या है काफी कुछ हल होगी और कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज्यादा हल हो जाएंगे। लेकिन जयंत मिश्रा जी, इसी के साथ मैं एक चीज इसमें थोड़ा और जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी लोग डॉक्टर हैं, मुझे लग रहा है आप लोग इसको बेहतर समझा देंगे। डिस्प्रिन की गोली या फिर एस्प्रिन जिसका आप अभी जिक्र कर रहे थे, अगर इसको 40 से ऊपर वाले लोग ले रहे हैं और खासतौर से अभी पोस्ट कोविड के दौरान भी अगर किसी ने इसका सेवन शुरू किया तो इससे किसी प्रकार का कोई और दूसरा कॉम्प्लिकेशन या कोई दूसरा नुकसान नहीं होगा?
कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा आदमी को एसिडिटी हो सकती है, निचली आ सकती है, तो उसके लिए खाने के बाद ले। वैसे भी मैं आपको बताऊं, एक बहुत पहले मैंने बुक में पढ़ा था, कार्डियोलॉजी की बुक में, क्योंकि अगर आदमी को चेस्ट पेन हो रहा और 1 गोली 2 गोली वो डिस्प्रिन पानी में घोल कर पी ले, तो हार्ट अटैक की गुंजाइश 25% कम हो जाती है। इसलिए मैं ये कहता हूँ, उसके बाद तो एंटी फंगल दवाएं हैं, तमाम दवाएं वो चलती रहे। और फंगस में भी पहले ये लोकलाइज्ड इन्फेक्शन होता है, नाक में हुआ, क्योंकि नाक का संबंध आंख से होता है, तो वो स्प्रेड कर गया और फिर वहां से जब वो पूरी बॉडी में जाता है फंगल इन्फेक्शन, तभी थोड़ा सा वो खतरनाक कहा जाता है। तो उसकी दवाएं हैं और आदमी इसका ख्याल रखे। जैसे है कि देख रहा आदमी ठीक हो गया और उसको लगा कि एकाएक हमारी नाक रुक गई, सांस बढ़िया नहीं आ रही, हमने छींका कोई काला सा निकला, कोई मवाद से निकली, तो उसको इस पे डॉक्टर से संपर्क कर लेना, ये सबसे अच्छा। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ इस बीच जुड़ रहे हैं, नागेंद्र जी हैं, दिल्ली से हमारे साथ ये दर्शक जुड़े हुए हैं। नागेंद्र जी, आपका स्वागत है बहुत, क्या पूछना चाह रहे हैं? सर, डॉक्टर को मेरा दिल से प्रणाम है। सर, मुझे ये जानना था, मेरा 8 साल का लड़का है और पिछले आपको अगले महीने, ये मई चल रही है, अगले महीने अप्रैल में 22 तारीख को कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। 1 सप्ताह बाद 22 तारीख की इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी। ठीक है सर, लेकिन अब इनको दिक्कत आ गई है, इनको आंख में रेड डार्क सर्कल बन रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, इनको अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ी थी, माइल्ड सिम्टम था, ऑक्सीजन कुछ नहीं लगा, सिर्फ गए हैं, चेक हुई और दवाई देकर के हमें 1 सप्ताह के लिए घर भेज दिए होम हाउस में। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या ये ब्लैक फंगस है? अच्छा, ठीक है। डॉक्टर अवधेश जी, क्या समस्या का समाधान कर सकते हैं आप? एक्चुअली ये जो इनको हो रही है एनाफाइलेक्सिस है, सेकंड जो हमारी जो रिएक्शंस होती है, 4th टाइप की रिएक्शन इनको हो रही है, लेट रिएक्शन हो रही है। तो इसमें हमें कहीं हॉस्पिटल जाने की जरूरत तो ऐसी नहीं है। अभी एंटी एलर्जिक्स हम इनको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, जो हमारी सिट्राजिन है, स्टार्टिंग में वो सिट्राजिन 10 mg ये खाएं 4 to 5 डेज के लिए, देन उसको मॉनिटर करें। ठीक है, जो हमारे ये रेड पैचेज आ रहे हैं, और कोई ऐसे अदर मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल ये अपना CRP और D-dimer ये दोनों ही जांचें करवा लें। उसके बाद यदि ये बढ़ती हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करना। डॉक्टर पूर्णिमा जी, क्या आप और बता सकते हैं, और खासतौर से कब ये अलार्मिंग सिचुएशन के तौर पर हम इसको लें कि अब हमको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए या हमको अब अस्पताल का रुख कर ही लेना चाहिए? स्पेसिफिकली अगर मैं ब्लैक फंगस के बारे में या फिर इसी से रिलेटेड और फंगल इन्फेक्शन के बारे में समझना चाहूँ तो। देखिए, आपको पता होगा कि शुरू में जब कोविड की लहर आई तो बहुत तेजी से आई, बहुत लोग बहुत जल्दी संक्रमित हुए। उसके बाद सुनने में आया कि बहुत डेथ हो रही है, उसके बाद सुनने में आया कि ब्लैक फंगस आ रहा है, फिर उसके बाद सुनने में आया कि व्हाइट फंगस आ रहा है, एंड उसके बाद सुनने में आया कि येलो फंगस आ रहा है। राइट? तो ऐसा क्यों हो रहा है? सारे पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हैं। ब्लैक फंगस जो है, मैं पहले आपको रीजन बता देती हूँ किन किन रीजन की वजह से होता है, जो शायद लोगों की जानकारी के बाहर। कुछ तो डॉक्टर अवधेश जी ने ऑलरेडी बताया कि ओवर यूज ऑफ स्टेरॉइड द पेशेंट इज डायबिटिक, एंड अगर बहुत टाइम तक एंटीबायोटिक्स पे रखा गया है। इसमें 2-3 और बड़े रीजन भी हैं। पहला ये कि जब शुरू में लहर आई कोरोना की, तो आपको याद होगा कि हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं थे, तो ऑक्सीजन की मांग बहुत ज्यादा थी, सप्लाई कम थी। लोगों ने किसी तरह घर पे ही ऑक्सीजन लगाया, जो कि कायदे से हमेशा ऑक्सीजन जो है आपके डॉक्टर की देखरेख में लगना चाहिए। जी। लोगों को ये संज्ञान में बिल्कुल नहीं था कि ऑक्सीजन सिलेंडर का पानी भी बदला जाता है। आप वही पानी बार बार काफी दिनों तक ऑक्सीजन, लाइक 15 डेज 20 डेज आप अपने पेशेंट को देते रहे टू मेंटेन द ऑक्सीजन लेवल, बिकॉज हॉस्पिटल बेड की सुविधा नहीं थी। तो ड्यू टू दैट थिंग ऑल्सो
आपका ये म्यूकोरमाइकोसिस जो है दैट इज ब्लैक फंगस, ये बाद में देखने में आया, राइट। सेकेंड रीजन, जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट थे, स्टाफ कम था हॉस्पिटल में, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी थी हॉस्पिटल में, तो वेंटिलेटर में जो पानी बदला जाता है वो भी ड्यू टू द लैक ऑफ स्टाफ, आई डोंट थिंक कि उनका बहुत प्रॉपर केयर हो पाया होगा, कि लोगों को इतना ध्यान रहा होगा, क्योंकि पेशेंट जो है वो इन्फिनाइट थे एंड जो डॉक्टर्स की संख्या थी वो कम थी। जी। वेंटिलेटर में पानी बदला जाता है हर बार। अगर आप खुद सोचिए, वो पानी जो खड़ा है, जैसे आपने खुद, फंगस माने फफूंदी, एक जगह पानी खड़ा रहेगा तो क्या होता है, फफूंदी लगती है, नमी होती है, राइट। तो जब वो लॉन्ग टर्म तक होती है ये चीजें, तो जब ये चीजें नहीं ध्यान दी गई, अब घर में अगर आप लगा रहे हैं तो आप यू कैन यूज नॉर्मल सेलाइन ऑल्सो, ये लोगों को नहीं मालूम है, आप वो यूज कर सकते हैं सो दैट आपका पेशेंट इन्फेक्टेड ना हो। ऑब्वियसली ये भी ऑक्सीजन की वजह से भी ब्लैक फंगस। पूर्णिमा जी, एक चीज मैं इसमें और जोड़ना चाह रहा हूं, आप अपनी बात को कंटिन्यू करिएगा। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को लेकर के भी क्या इसी तरीके से चीजें हैं, और जिन लोगों ने यूज किए हैं घरों के अंदर जो यूज किए हैं, क्या वहां से भी ये संभावना है कि ये फंगल इन्फेक्शन हो सकता है? उनके लिए कुछ कर सकती हैं, बता सकती हैं आप? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में भी यही है, ऑक्सीजन सिलेंडर में भी यही है, और वेंटिलेटर पे जो पेशेंट्स बहुत टाइम तक रहे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शॉर्ट टाइम, आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टाइम, तो तीनों ही उसमें पानी हमेशा बदला जाता है कि जो है आपका पानी क्लियर रहे, क्योंकि आपकी नोज में जा रहा है, आपको वो लगा हुआ ऑक्सीजन नोज में जा रहा है ना। तो जब आप एक सर्टेन 1-1.5 महीने बाद देखेंगे, और ऑब्वियसली अगर किसी को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने की जरूरत पड़ रही है, तो ऑब्वियसली डॉक्टर ने उसको स्टेरॉइड प्रिस्क्राइब किए ही होंगे। और डायबिटिक हो आप तो ऑब्वियसली भाई आपको चांसेस और ज्यादा हैं, बिकॉज यू आर ऑलरेडी इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड। तो ये स्थिति देखने में आई ब्लैक फंगस वाली। एंड व्हाइट फंगस इज ऑल्सो देयर। व्हाइट फंगस क्यों हुआ कि दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द ओरल, आपके ड्यू टू द ओवर यूज ऑफ स्टेरॉइड। जहाँ स्टेरॉइड ज्यादा यूज हुए वहां पे आपकी टंग व्हाइट पैची हो गई, आपकी चीक में व्हाइट पैचेस हो गए, पेशेंट को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है खाना पीना खाने में, स्किन फोल्ड में हो जाता है। देयर आर लॉट ऑफ अदर रीजन। एंड पोस्ट कोविड इसमें जो है पेशेंट को फिर डायलिस ट्यूब से खाना वाना देते हैं, काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। आपने जो एक सवाल पूछा कि क्या स्थिति कौन सी खतरनाक है, ब्लैक फंगस में अगर आपको जरा भी अंदेशा होता है कि आप काफी टाइम तक कोविड के पेशेंट रहे हैं, आपको ऑक्सीजन लगा है, आप डायबिटिक हैं, तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपके नाक का म्यूकस ब्लैक या ग्रे हो रहा है, आपको नाक में हल्का सा दर्द है, आपको चक्कर आ रहा है, डिप्लोपिया यानी कि अगर आपको एक आंख से एक चीज आपको दो दिख रही है वो, या आपको चक्कर की प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, ताकि वो आपको एंटी फंगल पे रख के, मतलब एज सून एज पॉसिबल आपको जाना चाहिए डॉक्टर के पास। क्योंकि अगर स्थिति ज्यादा खराब होगी, आप अपने से घर पे इलाज करेंगे, तो इट इज अ वेरी डेंजरस थिंग। सो यू शुड गो टू योर डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल। आई वुड लाइक टू एड वन मोर थिंग कि एक और प्रॉब्लम आई फंगस की इसमें पोस्ट कोविड, दैट इज द डायरिया। बहुत लोगों को हुआ पोस्ट कोविड, बहुत फोन आते थे कि मैम डायरिया हो गया, क्या करें। तो बेसिकली डायरिया फिर वही कहेंगे, एंटीबायोटिक बहुत ज्यादा यूज है उसी वजह से हुआ। तो उसको बचाने के लिए ये है कि आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। सबसे बेस्ट तरीका है टेक फ्रेश फ्रूट, अपना जो आपका स्टमक का गट का फ्लोरा है, जो गुड बैक्टीरिया होता है स्टमक में, उसको बढ़ाइए, और विटामिन डी लीजिए, धूप में जाइए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कोई भी एक्सरसाइज या वॉक वगैरह जरूर करिए। जैसे डॉक्टर ने सीआरपी की बात की कि वो लेवल जब भी बढ़ता है तो ये इंडिकेट करता है कि हमारे बॉडी में इन्फेक्शन है। जब भी हम वॉक करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, हमको स्वेटिंग होती है, तो जो आपकी इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो हैं वो बाहर की तरफ स्वेट आउट होते हैं, तो यू फील नॉर्मल, आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। तो इन सब चीजों से बचने का देखिए सिर्फ यही एक तरीका है कि आप जो हैं अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। 2 महीने 3 महीने बाद इसे प्रिडिक्टिंग की तीसरी लहर आने वाली है, तो अगर आपको 400 मीटर की रेस तक दौड़नी है, तो आज से ही आपको 10-10 मीटर की तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप 400 मीटर की रेस 3 महीने बाद दौड़ पाएंगे। मतलब कि इम्यूनिटी पे अपनी वर्क कीजिए, अच्छा फ्रेश फूड खाइए, विटामिन डी लीजिए, एक्सरसाइज करिए, एंड डू ऑल दीज स्टफ। दिस इज द ओनली वे।
डू योगा। बिल्कुल बिल्कुल। पूर्णिमा जी, आप हर एक सवाल में एक बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं और हमको लग रहा है इस दर्शकों को इसका निश्चित तौर पर बहुत फायदा मिलेगा। और आपने चूंकि थर्ड वेव का भी अभी आपने कहा कि हमको भी अभी प्रिवेंटिव तौर पर उसके लिए तैयार होना चाहिए, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जयन मिश्रा जी, इसी से रिलेटेड मैं आपसे समझना चाहूंगा, चूंकि अभी तो जो है पोस्ट कोविड को लेकर के कॉम्प्लिकेशंस, उसको लेकर क्या करना चाहिए डॉक्टर्स लगातार बता रहे हैं। बच्चों को लेकर के बहुत कंसर्न है और खासतौर से पेरेंट्स का कंसर्न होना बहुत जायज भी है, क्योंकि जो दौर देख रहे हैं लोग उसमें बच्चों को लेकर चिंतित होना बहुत लाजमी बात है। बच्चों का विशेष ख्याल क्या रख सकते हैं, उनके लिए आप क्या बता सकते हैं, पेरेंट्स क्या करें इस सिचुएशन के अंदर, क्योंकि थर्ड वेव को लेकर के भी बहुत सारे प्रेडिक्शंस हैं। जयन मिश्रा जी। बच्चों को जैसे बहुत ज्यादा बाहर न ले जाए, पार्टियों में न ले जाए, घर में उनके सैनिटेशन का ख्याल करें। और सबसे बड़ी चीज जो है, अगर 2, 4, 5 साल के बड़े बच्चे हैं तो हाई प्रोटीन डाइट जैसे अंडा दे सकते हैं आप, उनको कुछ काढ़े बनवा करके उनको मीठा करवा के दे सकते हैं। जैसे आपके हुआ गुर्ज हो गया, काली मिर्च हो गई, या जितने भी आपके घर में गरम मसाले पहले से यूज होते हैं उनके सूप को बच्चों से पिलाइए और टहलाइए उनको आराम से। तो उसके बाद फिर उनको हम नहीं समझते कि बच्चे गड़बड़ होंगे। और इम्यूनिटी चूंकि बच्चों में फुल डेवलपमेंट होने में तो काफी हम समझते हैं कि 10, 12, 15 साल के जब बच्चे हो जाते हैं उसके बाद जो है तो कंप्लीटली फिट रहते हैं। लेकिन बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनमें पूरी इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती, उनमें विशेष ख्याल रखना। आजकल आप देखेंगे कि दूध नहीं मिलता है, बढ़िया माताएं दूध नहीं पिलाती, तो मैं समझता हूँ गाय का दूध दिया जाए, उसमें सबसे ज्यादा इम्यूनिटी होती है। सहजन के विषय में लोग बताते हैं, सहजन में शक्कर वकर मिला करके बढ़िया उसका घोल मिला करके बच्चों को पिलाया जाए, उससे विटामिन ए, बी, सी से सारी चीजें मिलेंगी, प्रोटीन, ये सब चीज आप करते और सफाई रखिए। बच्चों को बाहर मत निकल देती है, बहुत पढ़ाने की जरूरत। चलिए जयन मिश्रा जी, आपकी इसी बात के साथ अब ये मैं चर्चा यहीं समाप्त करूंगा। आप सभी डॉक्टर्स का बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय निकालने के लिए, आज इंडिया न्यूज की इस ओपीडी में शामिल होने के लिए। तो हालांकि लोगों के बहुत जहन के अंदर सवाल थे, उन सवालों का भी जवाब यहां पर हम लोगों ने ढूंढने की कोशिश की है। लेकिन डॉक्टरों ने जो सलाह आपको दी है, जो परामर्श आपको दिया है, आप उसी के आधार पर अपना ट्रीटमेंट करें। बिना बताए कोई भी दवा या किसी भी तरीके की जो दवाइयां हैं उसका सेवन ना करें, ये आपके लिए घातक हो सकता है। आज इंडिया न्यूज की ओपीडी में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।